सेक्शन है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स दैट इज फेजर। एसी करंट और एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो रोटेटिंग वेक्टर के हेल्प से करेंगे, और इसी रोटेटिंग वेक्टर को फेजर्स कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी लर्न दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन फेज विद द एसी वोल्टेज। पिछले सेक्शन में हमने सीखा कि करंट थ्रू अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर के थ्रू जब करंट रहता है, उसमें करंट रहता है तो वह करंट फेज में होता है एसी वोल्टेज के साथ। और हमने एक ऐसा ग्राफ भी बनाया था, ये वोल्टेज का, ये करंट का, तो ये फेज में है, ये वोल्टेज, ये करंट। बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एन इंडक्टर, पर ऐसा इंडक्टर के केस में नहीं होता है। बट ऐसा इंडक्टर और कैपेसिटर या इंडक्टर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है, मतलब वोल्टेज और करंट फेज में नहीं होता है। इन ऑर्डर टू शो फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट वी यूज द नोशन ऑफ फेजर्स। तो मुझे शो करना है, ठीक है, जैसे रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट फेज में था, जैसा वोल्टेज था जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम हुआ उसी समय करंट भी हुआ। बट इंडक्टर और कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता, कुछ बड़ा होता है, कुछ कुछ आगे होता है, या कुछ लैग करता है, कोई लीड करता है तो कोई लैग करता है। तो कैसे हम लोग रिलेशंस बताते थे, तो कोई बड़ा क्वांटिटी रहता था, किसी दूसरे छोटे किसी क्वांटिटी से बड़ा रहता था कोई, तो कहते थे कि ये क्वांटिटी इससे 5 बड़ा है या 5 गुना है, तो एक रिलेशन बताते थे। तो वैसा ही कुछ रिलेशन हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मान लो इंडक्टर है हमारे सर्किट में, और इस सर्किट में जो इंडक्टर है, जब उसमें हम करंट दिए और वोल्टेज भी है, तो जो वोल्टेज है मान लो लीड कर गया, तो कितना लीड किया, कितना आगे है करंट से, ये कितना लैग कर रहा है। तो ये जो रिलेशन बता रहे हैं कि मान लो इतना लैग किया या इतना लीड किया, यही चीज़ हम जानेंगे, और ये हम फेजर्स की हेल्प से जानेंगे। द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट इज फैसिलिटेटेड बाय यूज ऑफ फेजर डायग्राम। एसी सर्किट का जो हम एनालिसिस करेंगे वो फेजर डायग्राम के यूज से करेंगे। अ फेजर इज अ वेक्टर which rotates about the origin with angular speed omega as shown in figure 7.4। तो 7.4 फिगर में यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ये फेजर का डायग्राम है। और फेजर एक तरह का वेक्टर है जो रोटेट करता है ओरिजिन से, और उसका रोटेशन का जो एंगुलर स्पीड होता है वो ओमेगा होता है। तो दो फेजर यहाँ पे हम बता रहे हैं, एक फेजर हमारा वोल्टेज है और एक फेजर हमारा करंट को हेल्प करेगा रिप्रेजेंट करने में, और एक वोल्टेज को, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें, यहाँ पे क्या है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर्स वी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस फेजर वी का जो वर्टिकल कंपोनेंट, और आई का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, रिप्रेजेंट दिस साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी वी एंड आई। तो ये फेजर वी का जो वर्टिकल कंपोनेंट ये है, और करंट का ये वर्टिकल कंपोनेंट, और करंट का वर्टिकल कंपोनेंट ये है। ये क्या है, अगर ये फेजर इस तरीके से रोटेट करता है तो कभी ये इधर होगा, कभी ये भी इधर होगा, कभी 0, कभी
धीरे धीरे प्लस की ओर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे जीरो की ओर आएगा, फिर धीरे धीरे नेगेटिव की ओर बढ़ेगा और मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे ओरिजिन की ओर आएगा। तो ऐसे तो साइनसोइडली साइन फंक्शन को ही डिपेंड रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जो फेजर वी और आई का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो साइनसोइडली वायरिंग कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर्स वी एंड आई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड और द peak value Vm and Im of these oscillating quantities। तो देखो, इसका जो वोल्टेज का जो वर्टिकल कंपोनेंट ये है, इसको बोला है, ये V से डिनोट किया ऐसे। ये V, ये किताब किसके लिए डिनोट करता था? तो इस तरह का भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए डिनोट करता था, और इस तरह का I इंस्टेंटेनियस करंट के लिए डिनोट करता था। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो साइनसोइडली वैरी कर रहा है, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, अगर ये यहाँ पे है तो इधर वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है जीरो है, अगर ये फेजर इसके अलोंग है तो ये जीरो है। जैसे जैसे ऊपर उठेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बढ़ेगा, फिर इधर आएगा और भी इधर आएगा, तो ये धीरे धीरे ये कमेगा, फिर जब यहाँ पे आएगा तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर इधर घूमेगा तो धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ेगा, फिर इस तरीके से बड़ा छोटा इस तरीके से साइनसोइडली वैरी करता रहेगा। तो यहाँ पे देखो, जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको वी और आई से डिनोट किया है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो इसमें जो हमारा वोल्टेज, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो वैरी कर रहा है एज अ साइनसोइडली वैरिंग कर रहा है। तो साइनसोइडली वैरिंग वोल्टेज हमारा एसी वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और ये जो फेजर में जो ये मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, ये जो वी का जो मैग्नीट्यूड है और करंट का मैग्नीट्यूड है, ये सबसे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है ना। मान लो ये यहाँ पे आया तो वोल्टेज सबसे मैक्सिमम होगा, ये इधर है तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू जीरो है। तो ये जैसे ये घूम रहा है इस तरीके से, तो जब ये घूमते 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 इस पे आ जाएगा तो सबसे मैक्सिमम होगा ना, और इसी के अलोंग, इसी के बराबर यहाँ पे भी ये भी का वैल्यू हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम है। तो कैपिटल भी मैक्सिमम वोल्टेज है, और ये इंस्टेंटेनियस, और ये मैक्सिमम, ये इंस्टेंटेनियस करंट, और ये इस तरीके से ये किताब दिया है मैक्सिमम। तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये दोनों है मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज और करंट का, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू। फिगर 7.4 है, इस फिगर को देखिए। shows the voltage and current phasors and their relationship at time t1 for the case of an AC source connected to a resistor that is corresponding to the circuit shown in figure 7.1। तो ये 7.4 जो फिगर है ये, इसमें हमें क्या शो किया जा रहा है? वोल्टेज और करंट को शो कर रहा है, वोल्टेज और करंट फेजर को, और उसके रिलेशनशिप को भी शो किया जा रहा है एट टाइम, किसी एक टाइम t1 पे। मान लो किसी टाइम t1 पे ये इतना एंगल सबटेंड किया, ठीक है, t1 पे इतना एंगल सबटेंड किया, इसको थीटा मानो। तो ये जो एंगल सबटेंड बाय दिस फेजर विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एट टाइम t1, ओके। तो इस थीटा को, ये थीटा हमारा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे डिस्प्लेसमेंट बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर स्पीड इंटू टाइम होगा। तो इस थीटा को ओमेगा t1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 7.4 है जो वोल्टेज और करंट के फेजर को दिखा रहा है और उसके रिलेशनशिप को दिखा रहा है टाइम t1, और
फॉर द केस ऑफ एन एसी सोर्स के लिए दिखा रहा है कनेक्टेड टू अ रजिस्टर आर, जब रजिस्टर आर से कनेक्टेड है ना, एंड द रिलेशनशिप एट T1 फॉर द case of an AC source connected to a register that is corresponding to this circuit shown in figure 7.1। कहने का मतलब कि वोल्टेज और करंट का जो फेजर है यहाँ पे एट टाइम T1 पे AC सोर्स में जब रजिस्टर होता है, यहाँ इंडक्टर कैपेसिटर की भी बात ही नहीं हो रही है, अभी सिर्फ रजिस्टर की बात हो रही है, यहाँ रजिस्टर कनेक्टेड है और उसी में रिलेशनशिप बता रहा है। तो रिलेशनशिप यहाँ यही बता रहा है कि जब रजिस्टर होगा तो देखो वोल्टेज के जस्ट ऊपर करंट है, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ब्लू वाला वोल्टेज है और आई डॉटेड वाला करंट है। ऐसा कैसे बन गया? तो देखो यहाँ पे अगर किसी टाइम T1 पे करंट ऐसा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो साइनसॉइडली वैरी कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, और वो इस टाइम T1 पे यहाँ पे है। ठीक, अब इसी के साथ इसको आगे लेकर चलें और ग्राफ बनाएं, तो जब ये करंट यहाँ पे है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे है, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो करंट का डॉट यहाँ पे आएगा। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा इधर घूमेगा तो और थोड़ा ऊपर जाएगा, तो थोड़ा और इधर भी ऊपर डॉट एक बनेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो सबसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक डॉट मिलेगा, फिर इधर आएगा तो धीरे धीरे कमने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा नीचे 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 धीरे धीरे नीचे डॉटेड आएगा। और ये हम एक ही जगह पे क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि समय भी तो बदल रहा है ना। ये देखो ओमेगा टी, ये ओमेगा टी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो बड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे और हम डॉटेड करते जाएंगे और फिर सबको मिलाएंगे तो एक ऐसा साइन ग्राफ बनेगा। और यही काम जब वोल्टेज के साथ करेंगे तो जस्ट उसके ऊपर ऐसा बनेगा। तो हम यहाँ से कहते हैं कि देखो एक ही साथ मैक्सिमम हो रहा है, एक ही साथ जीरो, एक ही साथ मिनिमम, तो ये फेज में है। इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा फेज, ये वोल्टेज, ये करंट। ये अभी किसी एंगल थीटा पे ओमेगा T1 किसी टाइम T1 पे एज्यूम करते हैं कि पहले करंट का बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि टाइम जीरो पे ये करंट यहाँ पे रहा होगा, तो इस समय हम वर्टिकल कंपोनेंट को इंस्टेंटेनियस करंट लेकर चल रहे हैं, तो ये करंट है। तो इस समय इस करंट का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब इधर में क्या वैल्यू होगा? कुछ नहीं, जीरो। तो जीरो पे ओरिजिन पे आ गया। ठीक, जब ये थोड़ा ऊपर आकर यहाँ पे आया, या मान लेते हैं यहाँ पे आया, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट में कुछ वैल्यू बढ़ा और कुछ समय भी बीता, तो ये हमारा एक्सिस टाइम वाला है, जैसे इसमें है ये ओमेगा टी वाला। तो टाइम बढ़ा तो थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ते हैं, टाइम एक्सिस में आगे बढ़ते हैं। ओमेगा टी में कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, एक्चुअली में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा है, तो कुछ ऊपर गया तो थीटा बढ़ा ना, तो हम भी थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ थीटा बढ़ने से इसका वर्टिकल कंपोनेंट में भी कुछ उन्नति हुई, कुछ बढ़ी। तो कितना बढ़ा? तो ये मैग्नीट्यूड तो इसी के साथ बनाए हैं तो इतना ही बढ़ा होगा, इतना बढ़ा होगा। हम इसलिए जानबूझकर एक ही में बनाए कि हमें मेजर ना करना पड़े, सीधे लाइन बना देंगे। तो इतना बढ़ा तो एक पॉइंट बनाए। अब यहाँ के लिए तो थोड़ा और कुछ एंगल डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो इतना पे ये हुआ। फिर यहाँ पे आ जाएगा जब करंट, तब देखते हैं। और कुछ जब यहाँ पे आ गया तो 90 डिग्री हो गया ना, तो कुछ और आगे हम भी बढ़ते हैं एंगल में भी, तो यहाँ पे आया। अब इसको जब मिलाओगे तो ऐसा बनेगा ही बनेगा। फिर ये इधर आया, इधर जब आया तो देखोगे कि अब मैक्सिमम से थोड़ा कम गया है, तो थोड़ा हम भी कम कर दिए और कुछ एंगल आगे बढ़ गए, तो यहाँ पे ये हुआ। तो अब मिलाओ, तो देख रहे हो इस तरीके से जब ये यहाँ पे आएगा तो जीरो हो जाएगा, तो हम भी जीरो कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसा ग्राफ बनता जाएगा।
ऐसे ही जब वोल्टेज का बनाएंगे तो ये कुछ बड़ा है फेजर, तो इसका कुछ बड़ा मैक्सिमम जाएगा, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा इसका, बट ऐसा ही बनेगा। तो यही इसीलिए बोला जाता है कि फेजर में है, बट ये ऐसा रजिस्टर में ही होता है। अगर इंडक्टर या कैपेसिटर होता तो ये वोल्टेज के ऊपर करंट नहीं होता, थोड़ा आगे या पीछे, थोड़ा आगे या पीछे होता। यहाँ पे जिस तरीके से हमने वर्टिकल कंपोनेंट को माना कि साइनसॉइडली वैरी कर रहा है तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसी तरीके से हम इसको भी मान सकते थे, क्योंकि जैसे से जब यहाँ पे है तो मैक्सिमम, ये वाला फेजर जब यहाँ पे है तो मैक्सिमम वैल्यू, फिर यहाँ पे आएगा तो मिनिमम, फिर इधर जाएगा तो मैक्सिमम, फिर इधर घूम के ऐसे आएगा तो फिर कुछ बढ़ने लगेगा, और यहाँ पे आएगा तो फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे फिर जीरो, फिर इधर आएगा तो फिर मैक्सिमम। तो इससे भी कर सकते थे, ये भी तो है ना, कभी इधर बढ़ा, कभी इधर गया, कभी फिर जीरो आया, फिर इधर गया, फिर जीरो आया, तो ये भी साइनसॉइडली वेरी कर रहा है। बट ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, बट ये लोगे तो फिर कोस फंक्शन में आएगा, और जब ये लोगे तो साइन फंक्शंस में आएगा, जैसे वी है, हम ये वाला एक्सिस में लेके चल रहे हैं, ये मेरा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो, तो ये वी है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वी, ये कैपिटल मैक्सिमम वोल्टेज है तो उसी को वी एम लिख रहे हैं, ये थीटा इधर है तो ये इधर कितना होगा, साइन थीटा या साइन ओमेगा टी वन, है ना। अगर ये लेते हैं तो हम वही लिखते हैं वी एम कोस थीटा, तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अगर ये लेकर ग्राफ बनाते हो तो कॉस का ग्राफ बनेगा और कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, तो ये भी सही है, वो भी सही है। तो ये रजिस्टर को लेकर समझा रहा था हमें। द प्रोजेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट phasors on vertical axis, that is Vm sin omega t and Im sin omega t, respectively represent the value of voltage and current at that instant। यहाँ पे जो बोल रहा है, इस वोल्टेज और करंट का जो प्रोजेक्शन है इन वर्टिकल एक्सिस में, दैट इज Vm sin ओमेगा टी, करंट का Im sin ओमेगा टी, यहाँ लिखा हुआ है ना ओमेगा टी वन, तो जो देखो ओमेगा टी वन लिखा हुआ है, तो ये जो Im sin ओमेगा टी वन है ये इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू है, और कब का, जब टाइम t1 था, जब इतना एंगल डिस्प्लेस किया था। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये अलग अलग वैल्यू बताता जाएगा। जब यहाँ ये ओमेगा टी1 पूरा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो सिर्फ Im बच जाएगा मैक्सिमम करंट। वैसा ही इसमें भी, तो देख रहे हो यहाँ पे, तो ये इंस्टेंटेनियस के उस इंस्टेंट पे बताता है, जिस टाइम पे निकालना होता है इंस्टेंटेनियस। एज दे रोटेट विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, कर्व्स इन फिगर 7.4b आर जनरेटेड। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो इसके हर एक थीटा पे इसका y के प्रोजेक्शन और थीटा को मिलाकर अगर हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से साइन फंक्शन ग्राफ बनेगा। फ्रॉम फिगर 7.4a we see that phasors V and I for the case of a resistor are in the same direction। तो 7.4a फिगर में आप साफ साफ देख सकते हो कि V और I का जो फेजर है रजिस्टर के केस के लिए सेम डायरेक्शन में है। नहीं तो अगर इंडक्टर वगैरह होता तो ये वोल्टेज इधर होता और करंट इधर होता, करंट का फेजर इधर होता या इधर होता, तो सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। दिस इज सो फॉर ऑल टाइम, ये हर समय ऐसा ही होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा। दिस मीन्स दैट द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट इज जीरो। तो इसका मतलब कि V और I के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, इसका मतलब फेज डिफरेंस या फेज एंगल जीरो है। अब हम अगले